वी हैव टू डिस्कस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। और उसमें भी जो एक मेन टॉपिक है दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आज हम उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत स्थायी और लॉन्ग टर्म कैपिटल का समावेश किया जाता है। तो प्रबंधकों के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई यह निर्णय करने की होती है कि इस जो फिक्स कैपिटल है उसका प्रबंध इक्विटी शेयर्स या साधनों से किया जाए या बोरोड साधनों से किया जाए। और इससे संबंधित निर्णय लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है। उसमें से है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो फैक्टर इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो आज इसी का एक जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण बात को जिस बात कर रहे हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। If a firm raised most of its capital through fixed costs, that is, issue of debentures and preference share, and the balance by issue of equity capital, this situation is known as trading on equity. कि जब कोई व्यवसायिक संस्था ऑन कैपिटल की अपेक्षा बोरोड कैपिटल के आधार पर अपना व्यवसाय संचालित करती है तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है। या कई बार संस्थाओं के जो प्रबंधक या संचालक अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार करते हैं कि उसमें स्वामित्व पूंजी टोटल कैपिटलाइजेशन की तुलना में बहुत कम होती है, किंतु वे ऋण पत्र या उधार पूंजी लेकर अधिकतम वित्तीय साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। सामान्यतः प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर तथा बॉन्ड्स द्वारा प्राप्त की जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो संचालक और प्रबंधक हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का निर्णय उसी समय लेते हैं जबकि निश्चित एवं पर्याप्त तर्कों के आधार पर उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि ली गई ऋण पूंजी पर चुकाए जाने वाले ब्याज की राशि ऋण पूंजी पर प्राप्त होने वाले आय से कम होगी, या जब ऋण पूंजी पर ब्याज की दर उनकी रेट ऑन रिटर्न से कम होगी तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लाभदायक रहती है, अन्यथा नहीं रहती है। क्लियर? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फर्स्ट इज ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी एंड सेकेंड इज ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। देखिए, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी की बात करें तो ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, if the debt capital and preference share capital is more than equity capital in the total capital of the firm, it is called trading on thick equity. Clear? कि जब संस्था के स्वामित्व पूंजी ऋण पूंजी से कम होती है तो इसे ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी कहते हैं। जैसे total capital of rupees 10 lakh of a company, if the borrowed capital in the form of debenture is 7 lakh, it is a case of trading on equity. Now, trading on thick equity. Trading on thick equity, if the firm share capital is more than capital in the total capital of the firm, it is called trading on thick equity. For example, in the total capital of rupees 10 lakh, if the equity share capital is 7 lakh, it is trading on thick equity. कि जब स्वामित्व पूंजी ऋण पूंजी से अधिक होती है तो इसे ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी कहते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल देख ही लिया है कि जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख है और इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख है, तो इट इज द पोजीशन ऑफ ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। नाउ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी: टू अर्न high rate of return on capital income,
control of business and control of large financial resources। न्यूनतम स्वामित्व के सारे अधिकतम ऋण लेकर वित्तीय साधनों पर नियंत्रण करना, सामान्य अंश पूंजी पर ब्याज दर में वृद्धि करना, या मत शक्ति को स्वतः या परिचितों के छोटे समूह के हाथ में केंद्रित कर व्यवसाय पर नियंत्रण रखना, ये शब्द इसके क्या है, उद्देश्य हैं, जिनके कारण ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया जाता है। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज use debt capital to earn more than their cost and to raise the rate of return on equity share capital. This policy leads higher dividend rate for equity share, improvement of the goodwill of the firm and increase in the market price of equity share। तो ट्रेडिंग और इक्विटी का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि संस्था को अधिक आय प्राप्त होती है, जिससे डिविडेंड रेट में वृद्धि होने से संस्था की गुडविल बाजार में बढ़ जाती है, जिससे उसके अंशों का मार्केट वैल्यू तो बढ़ता ही है, साथ ही अनेक लोग संस्था को कम ब्याज दर पर ऋण देने को तैयार हो जाते हैं और इससे संस्था की आय बढ़ जाती है और पुनः लाभांश दर में वृद्धि, साख में वृद्धि, अंशों के मूल्य में वृद्धि, कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्ति, अधिक आय का चक्र चलता है एवं इस प्रकार कंपनी अपनी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाती है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं जिसके कारण ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया जाता है। नाउ लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अनसर्टेनिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ इनकम। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की नीति हानिप्रद हो सकती है यदि अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी हो इनकम में, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसी समय प्रॉफिटेबल होती है जबकि व्यवसाय की आय निश्चित हो, स्थिरता और उसमें रेगुलरिटी हो। यदि आय में स्थिरता, निश्चितता नहीं है तथा किसी वर्ष कम प्रॉफिट हो रहा है या हानि हो रही है, तो अंशधारियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। वे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको ब्याज चुकाना कठिन हो जाएगा। यह बात निश्चित रूप से संस्था की गुडविल को गिरा सकती है तथा संस्था को ये कहेंगे कि दिवाली की स्थिति में लाकर खड़ा कर सकती है। नेक्स्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसीविंग लोन। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की नीति अपनाने से संस्था द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक जो नया लोन है उसकी अदायगी की जोखिम में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ऋणदाता है ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की इच्छा रखने लगते हैं और इस कारण जो जनरल शेयर होल्डर्स हैं उनको प्राप्त होने वाला लाभांश कम हो जाता है। एटीट्यूड ऑफ मैनेजर्स। कई बार ओन कैपिटल की तुलना में डेब्ट कैपिटल मितव्यय होने के बावजूद भी मैनेजमेंट ऋण की शर्तें अनुकूल न होने या निकट भविष्य में पूंजी निगमन की योजना से कम लागत पर अंश पूंजी जुटा लेने की आशा में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर विचार नहीं करते, क्योंकि ऐसी कंडीशन में प्रबंधकों का दृष्टिकोण ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के विपरीत होता है, तो डेब्ट कैपिटल प्राप्त करना उचित नहीं समझा जाता। लीगल एंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। लीगल और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को प्रभावित करती हैं। ये भी इसका एक दोष माना जा सकता है, एक सीमा मानी जा सकती है कि कई बार ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर व्यवसाय संचालन करना लाभप्रद होते हुए भी किसी देश के जो लीगल और कॉन्सेप्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण अथवा संविदा के अनुसार ऋण प्राप्त करने से रोक होने के कारण भी ऋण प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की नीति लागू करना संभव नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसमें हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इज बिहाइंड यू, इन फ्रंट ऑफ यू। द कैपिटल एम्प्लॉयड इज रशिका लिमिटेड हैज़ बीन फाइनेंस्ड एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर 4 लाख, 8% डिबेंचर 5 लाख, रिजर्व सरप्लस 2 लाख, टोटल हो गया
20 lakh. The company earns a profit of rupees 4 lakh before interest and tax. Test it is for trading on equity. Tax rate may be taken at 30%. तो चलिए निकाल लेते हैं, हम देखते हैं क्या सिचुएशन है कंपनी की कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है या नहीं. तो कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स पर्टिकुलर अमाउंट. फर्स्ट वी हैव टू राइट अर्निंग एज गिवन. कितना दिया हुआ है, EBIT ये हमें दिया हुआ है 4 लाख लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. देखिए कितना दिया हुआ है 8%. ये आ जाएगा 40,000. बैलेंस आ गया है 3,60,000. ये आ जाएगा हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, इट मीन्स EBT. क्लियर. फिर लेस करेंगे टैक्स एट 30%. 30% ये हो जाएगा 1,08,000. ये लेस कर देंगे, ये आ गया 2,52,000. दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT. क्लियर. फिर अब लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. ये आ गया है 32,000. 8% दिया हुआ है. बैलेंस आ गया है 2,20,000. दिस इज प्रॉफिट available to equity share holders. कितना आ गया 2,20,000. अब हम निकाल लेंगे रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. क्लियर. ये आ जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाय कितना है 11 लाख. क्लियर. मल्टीप्लाई बाय 100. ये आ गया हमारा 20%. नाउ रिटर्न ऑन कैपिटल. कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू रुपीज़ 2,52,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख. क्लियर. तो ये आ गया है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये आ गया है 14.6. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 14.6 while rate of return on equity shareholder funds is 20%. Therefore, the company is trading on low equity. Clear? क्या है ये?